नमस्कार मेरे प्यारे भैया बहन। लहासा की ओर राहुल सांकृत्यायन जी का पाठ का सार मैं बता रहा हूँ। पहला में है कि नेपाल तिब्बत मार्ग। इस यह यात्रा वृत्तांत से लिखा गया है। इसमें जब लेखक फरी कलिंगपोंग का रास्ता नहीं खुला था, उस समय वह यात्रा कर रहा था। तब नेपाल के रास्ते से तिब्बत में हिंदुस्तान का व्यापार होता था। इस रास्ते पर अनेक सैनिक चौकियां और किले भी थे। अब बहुत से किलों में किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है और कई फौजी मकान गिर भी चुके हैं। तिब्बत का सामाजिक जीवन क्या था देखिए। यहाँ प्रदा प्रथा, जाति पाति, छुआछूत आदि ना होने के कारण कोई भी अपरिचित व्यक्ति अपना सामान देकर अपनी चाय उस घर की महिला से बनवा सकता था मेरे प्यारे भैया बहन, और या तो खुद बना सकता था। और निम्न श्रेणी के भिखमंगों को छोड़कर लोग चोरी के डर से उन्हें घर में नहीं घूमने घुसने देते थे। वहाँ मक्खन, सोडा और नमक देने पर उसे चोड़ी में मथकर दूध वाली चाय के रंग को बनाकर मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रखकर दिया जाता था। लेखक की यात्रा का शुरुआत देखिए कैसे होता है। लेखक की यात्रा एक प्रत्यक्ष चीनी किले से शुरू हुई थी। उस समय एक तिब्बती आदमी राहदारी मतलब यात्रा करने का कर मांगने आया था। लेखक ने अपनी और अपने साथी सुमति की पर्ची उसे दे दी थी। पर्ची समझते हैं ना, उसका कुछ प्रमाण होगा। सुमति की जान पहचान होने के कारण एक भिखमंगे के वेश में होते हुए भी लेखक को थोंगला के आखिरी गांव में रहने की अच्छी जगह मिल गई थी। जब 5 साल के बाद लेखक किसी रास्ते पर एक भद्र यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर लौटा तो उस गांव के सबसे गरीब घर में रहने को उसको जगह मिल गया। अब देखिए निर्जल स्थल डांडे की क्या स्थिति थी। डांडे तिब्बत का सबसे खतरनाक स्थान था भैया, जो 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित है। लेखक और उसके साथी को इसे पार करना था। यह स्थान निर्जन है, वहाँ कुछ नहीं था, इसलिए डाकुओं के लिए सबसे अच्छी जगह है। काफ़ी ऊंचाई पर होने के कारण दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव नहीं है। लोगों को डाकुओं का भय सदा बना रहता था। यहाँ के डाकू पहले आदमी को मार देते थे, उसके बाद देखते हैं कि उसके पास कुछ पैसा वगैरह होता था तो उसे वो ले लेते थे। तिब्बत की कानून व्यवस्था अच्छी नहीं रहने के कारण सरकार खुफिया विभाग व पुलिस पर भी अधिक खर्च नहीं करती थी। हथियार के संबंध में यहाँ कोई कानून नहीं भी था, इसलिए लोग अपनी सुरक्षा के लिए बंदूक और पिस्तौल लाठी की तरह लेकर घूमते हैं। चूंकि लेखक और उसका साथी दोनों भिखमंगे के वेश में थे, इसलिए उन्हें डाकुओं का भय नहीं था। जहाँ कहीं भी कोई ऐसी खतरनाक सूरत दिखती थी तो वे अपनी टोपी उतार देते थे और जीभ निकालकर वहाँ की भाषा में कुच्ची 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 का अर्थ होता है दया, एक पैसा कहते हुए भिख मांगने लगते। इसकी पीठ पर सामान था और चढ़ाई भी काफ़ी थी, इसलिए ये दोनों घोड़े पर सवार होकर दूसरे दिन दोपहर के समय डांडे हुए पहुंच गए। अब लेखक का रास्ता देखिए कैसे भटक जाता है। सर्वोच्च स्थान पर स्थित डांडे का स्थान पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झाड़ियों से एकदम सुसज्जित था, अच्छा था। यह स्थान बर्फ से ढके हिमालय का सबसे ऊंचे डांडे के देवता का स्थान है। इसके आगे उतराई थी। लेखक लंकोर का रास्ता भटक गया और अपनी साथी से बहुत पीछे रह गया भैया। लेखक रास्ता पूछ पूछ कर पुनः वापस लौटकर दूसरे रास्ते से 4 बजे के करीब वहां पहुंचा। लेखक का साथी सुमति बहुत क्रोध में था, क्योंकि उसे बार बार चाय गर्म करता और लेखक की प्रतीक्षा में वह घंटों बैठा रहता था। मंगोलों का मुंह वैसे लाल होता है, गुस्से के कारण सुमति का मुंह और लाल हो रहा था। यहाँ से इन लोगों को तिंगरी जाना था। कुछ सामान पीठ पर लाद कर और हाथ में डंडा लेकर वे आगे बढ़े। अब तिंगरी का मैदान क्या था देखिए। तिंगरी का विशाल मैदान पहाड़ों से घिरा हुआ था, जो किसी टापू जैसा लग रहा था। मैदान के भीतर दूर से दिखाई देने वाली पहाड़ी का नाम तिंगरी समाधि गिरी था। यहाँ पर सुमति के अनेक जजमान रहते थे। उसने उसको बोधगया से लाए हुए कपड़ों की बत्तियों के गंडे माने डंडे में बांधकर बनाया गया कुछ
धार्मिक चिन्ह होता है, जिसे हम लोग ताबीज कहते हैं, बना कर दिए। यहाँ से वे लोग 10-11 बजे के लगभग तेज धूप में आगे के लिए चल पड़े। वहाँ से सुमति ने एक आदमी से मिलने का बहाना करके शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा, क्योंकि वह वहाँ अपने एक यजमान से उनको वे लोग मिलना चाहते थे। जागीरदारी का प्रचलन भी वहाँ था कुछ। देखिए, तिब्बती समाज में जमीन छोटे बड़े जागीरदारों में बटी हुई थी। इन जागीरों का काफ़ी बड़ा हिस्सा मठों, जिसको कहते हैं विहारों, की देखरेख में है। ये जागीरदार बेगारी मजदूरों से अपनी अपनी जागीरदारों पर खेती करवाते हैं, जागीरों पर खेती करवाते थे। समय समय पर खेती का प्रबंध देखने के लिए भिक्षु आते रहते हैं। उन्हें राजा के समान आदर मिलता था भैया। जैसे हम लोग पंडित को इज्जत करते हैं, उसी तरह वो लोग भिक्षुओं को आदर करते हैं, जैसे बौद्ध भिक्षु लोग को। अब मुखिया भिक्षु नमसे से मुलाकात कैसे करते हैं, देखिए नमसे एक पात्र आता है। शेख बिहार की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे बड़े ही भद्र पुरुष थे, जमींदार टाइप का थे। लेखक को भिखमंगों के वेश में देखकर भी शंकर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे उनसे बहुत प्रेम से मिले। यहाँ एक अच्छा बौद्ध मंदिर था, जिसमें कंजूर माने बुद्ध बच्चन अनुवाद की हस्तलिखित एक 103 पोथियाँ रखी हुई थी, जो मोटे कागज पर बड़े अच्छे अक्षरों में लिखी हुई पोथियाँ थी। अब लेखक को पढ़ने का वहाँ मौका मिल गया, लेकिन एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं था भैया। लेखक का आसन वहीं लग गया, जम गया, या पोथी पढ़ने में मग्न हो गया, और सुमति अपने यजमानों से मिलने चला गया। दूसरे दिन लेखक और उसके साथी भिक्षु नमसे से विदाई लेकर पुनः तिंगरी गांव के लिए वापस चल पड़े, जो वहां से बहुत दूर नहीं था। इस तरह लेखक का यात्रा होता था, या वार्ता वृत्तांत से लिखी गई है। यहाँ पर कुछ जो शब्द हैं, जैसे भरिया माने सामान उठा कर ले चलने वाला को भरिया कहा जाता है, इसका शब्दार्थ यही हुआ। और हस्तलिखित मतलब हाथ से लिखी हुई कुछ पोथियाँ, है ना। और श्वेत शिखर मतलब सफ़ेद चोटियाँ। उसके बाद में और बहुत से ऐसे शब्द हैं, जिसे आप देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। आप इसको समझ गए होंगे। पलटन मतलब सेना होता है, है ना। और परित्यक्त का अर्थ होता है छोड़ा हुआ, ठीक है। और मतकर मतलब घुलाकर, ठीक है। और इस तरह आप इसको ध्यान से सुनिएंगे तो इससे संबंधित प्रश्न जो भी आएंगे आप आराम से लिख सकेंगे। धन्यवाद, नमस्ते।